Hello everyone. So today we are going to discuss session 11, that is the last session of this chapter, Web Application and Security, class 10th IT, Protect Health and Safety at Work. Last two lectures, that is lecture number 9 and session number 10, last two sessions, वो बहुत ही जनरल टॉपिक पे थे. ये वाला भी बहुत ही जनरल टॉपिक पे है. इसमें कुछ भी ऐसा हम ये कहें कि बहुत समझने वाला है, बहुत कंसेप्चुअल है, तो बिल्कुल नहीं. यस, सुनने वाला है और उसे ध्यान रखने वाला है. And session number 9, 10, 11, it's not like that we should remember for the exam. No, these things we should remember always. Because ये वो चीज़ें हैं जो हमें जनरल लाइफ में पता होनी चाहिए. जैसे कि जो क्लास सेशन 9 था जिसमें कि मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए ताकि कोई नुकसान ना पहुंचे. तो यहाँ पे जैसे बात हो रही है प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जस्ट लिसन इट केयरफुली टिल एंड. एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस सम हेल्थ हैजार्ड. हैजार्ड की बात करते हैं तो हैजार्ड को पहले समझते हैं कि हैजार्ड का मतलब क्या है. हैजार्ड का मतलब है खतरा, डेंजर, यानी कि कोई ऐसी चीज जो आपके हेल्थ हैजार्ड दैट कुड पुट द लाइव्स ऑफ द एम्प्लॉइज इन डेंजर. ऑर्गेनाइजेशन में कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो बेसिकली उनके एम्प्लॉइज की लाइफ को डेंजर में कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ लीकेज ऑफ गैस इन द केमिकल इंडस्ट्री, देन व्हाट विल हैपन? अ हैजार्ड इज एनीथिंग दैट इज द सोर्स ऑफ एनी पोटेंशियल हार्म. ठीक है, तो यहाँ पे आपको हैजार्ड की डेफिनेशन ध्यान रखिए. प्लस यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. इनके नाम जरूर याद रखिए कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स क्या हैं. फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और मैकेनिकल. Now we have to discuss about for workstation. So workstation क्या होता है? You must have seen in companies, in the MNCs, कि एक सेपरेट केबिन होता है जहाँ पे एक एम्प्लॉय काम करता है. उसका सिस्टम यानी कि उसका लैपटॉप या वर्कस्टेशन उसका सेट किया जाता है, उसका कंप्यूटर वहाँ पे सेट होता है. तो उसके बारे में कुछ चेकलिस्ट की बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. इन जनरल है, दैट्स वेरी जनरल. प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर द यूजर टू ऑल्टर पोजीशन कंफर्टेबली, यानी कि उसके पास इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सके, क्योंकि वो 8 घंटे अगर काम कर रहा है तो वो 8 घंटे एक ही पोजीशन में बैठ के काम नहीं कर सकता. प्रोवाइड एडिक्वेट लाइटिंग, वहां पे प्रॉपर लाइट सिस्टम हो कि उसको इतनी लाइट हो कि वो इजीली रीड कर सके, उसकी आईज में स्ट्रेन ना हो. Have windows fitted with adjustable covering to alter the sunlight. There must be a provision कि वहां पे sunlight भी जरूर पहुंचे, because sunlight is very important for our health. Be spacious enough when a workstation shared with more than one person. If that workstation we have to share with more than one person, for example, कि एक कंप्यूटर है और वहां पे उससे मिलने के लिए कोई एक और पर्सन आते हैं जिसके साथ उन्हें बैठ के कुछ काम करना है, कोई प्रोजेक्ट करना है, तो डेफिनेटली वहां पे इतनी स्पेस हो कि एक चेयर और वहां पे लगाई जा सके और वहां पे इनफ वहां पे काम किया जा सके. डिस्प्ले स्क्रीन के बारे में. डिस्प्ले स्क्रीन वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स, यानी कि इतनी छोटी ना हो कि उसे रीड करने में उसको स्ट्रेन हो. स्टेबल इमेज हो, उसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को हम एडजस्ट कर सकते हैं. टिल्ट एंड स्विवल इजीली टू सूट द यूजर. बी फ्री फ्रॉम ग्लेयर एंड रिफ्लेक्शंस, यानी कि वहां पे ऐसी जगह पे ना हो कि पीछे विंडो हो और विंडो से लाइट फॉल कर रही हो और उसकी स्क्रीन पर उसकी रिफ्लेक्शन हो रही हो, या उसको ग्लेयर यानी कि जिसकी आंखों में उसकी स्ट्रेन हो. बेसिक पर्पस ये है कि हमें सारे वर्क स्टेशन में इस तरह से डिजाइनिंग करनी चाहिए कि जो पर्सन काम कर रहा है उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो कंफर्टेबली काम करेगा तभी वो अच्छे से और अपनी एफिशिएंसी दिखा पाएगा. अगर आप उसे ऐसी जगह बिठाओगे जहाँ पे उसके लिए बैठना मुश्किल है तो वो डेफिनेटली क्या काम करेगा? वो तो अपने आप को सिर्फ एडजस्ट ही करता रह जाएगा और वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा. कीबोर्ड. कीबोर्ड बी एबल टू टिल्ट इजीली, यानी कि सबसे पहली बात चीज ये है कि कीबोर्ड, आपकी चेयर, ये सब भी प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि उसने 8 घंटे अगर कंप्यूटर पे वर्कस्टेशन पे काम करना है तो डेफिनेटली उसे इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे जो आर्म है और जो टेबल है और जो चेयर है उनकी एक प्रॉपर हाइट एडजस्ट हो ताकि उसकी नेक में स्ट्रेन ना हो. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दिन काम नहीं करना है. अगर एक दिन काम करना होगा देन he or she can adjust. तो इसलिए have space in front to provide support for the hands or arm. This is a very important thing. And वैसे आपने सुना भी होगा कि यहाँ पे होता है कि 20 मिनट्स 20:20 का एक रेशियो होता है कि 20 मिनट काम करने का तो 20 मिनट का एक ब्रेक, 20 सेकंड का एक ब्रेक होना चाहिए. Have clearly legible symbols on the keys. सिंबल्स प्रॉपर होने चाहिए कीज के ऊपर. ऐसा ना हो कि सिंबल जो है वो मिटे हुए हैं, रब्ड हैं और वो हमें दिखाई नहीं दे रही है प्रॉपर्ली कीज के वो एच क्या है और जी क्या है, ये सब चीजें हैं.
वर्क सरफेस यानी कि जहां पे आप काम कर रहे हैं, प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस फॉर द यूजर, लो रिफ्लेक्टिव सरफेस, बी ऑफ एन एडिक्वेट साइज। तो ये सब चीजें हैं जो हमें वर्क स्टेशन के बारे में ध्यान रखनी है कि जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं किसी एक कंपनी के लिए, किसी एक एम्प्लॉय के लिए, तो हमें ये सारी सुविधा, ये सारी फैसिलिटी एक एम्प्लॉय के पास होनी चाहिए। दिस जनरल चीजें हैं, बहुत जनरल चीजें हैं। Now this is an important part, workplace evacuation. Evacuation का मतलब होता है किसी भी जगह को खाली करना। बट क्यों खाली करना? ये नहीं कि छुट्टी होगी और खाली कर रहे हैं। खाली करना मतलब इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी, क्या कोई इमरजेंसी है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक हॉस्पिटल की बात करते हैं और हॉस्पिटल में कहीं पे कुछ फायर इमरजेंसी हो जाती है, कुछ आग लग जाती है, तो वहां से हमें उसको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। किसी स्कूल में कोई स्पार्क हो जाता है जिसकी वजह से आग लग जाती है, वहां से हमें बच्चों को इवैक्यूएट करना होगा। किसी इंडस्ट्री में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई गैस लीकेज हो जाती है, तो वहां से हमें उन्हें इवैक्यूएट करना होगा। तो इवैक्यूएट मतलब होता है चीजों को खाली करना अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, अंडर डिजास्टर, राइट। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एवरी कंपनी मस्ट इंश्योर फॉलोइंग पॉइंट्स। वो पॉइंट्स क्या हैं जो हमें इवैक्यूएशन के लिए ध्यान रखना चाहिए कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एन इवैक्यूएशन पॉलिसी। एक इवैक्यूएशन पॉलिसी, एक इवैक्यूएशन प्लान हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जरूर होना चाहिए। और जितने भी टीम लीडर्स हैं, यानी कि अगर मैं आपके लेवल में स्टूडेंट्स के लेवल में बात करता हूँ, तो टीचर्स जो हैं वो टीम लीडर्स हैं, उनके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन अपने स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए कि अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो आपने ये करना है। ये चीज वहां पे टीम लीडर्स की बात कंपनी के लिए बताई जा रही है कि टीम लीडर्स को अपने अंडर जो भी एम्प्लॉइज उनके अंडर काम करते हैं उनको प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन देनी है दैट दिस इज आवर इवैक्यूएशन पॉलिसी, इफ समथिंग हैपन रॉन्ग देन यू हैव टू डू दिस। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट, यानी कि उनके पास एक असेंबली पॉइंट होना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे यहाँ पे हमने सबने इकट्ठा होना है। और हर एक एम्प्लॉय को, हर एक वर्कर को, हर एक उस इंसान को जो उस कंपनी में काम करता है उसको ये पता होना चाहिए कि इफ देयर इज एनी इमरजेंसी देन वी हैव टू असेंबल हियर। नाउ दिस इज अ बडी सिस्टम फॉर इंडिविजुअल विद स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटीज मस्ट बी डेजिग्नेटेड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये बडी सिस्टम का। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस कि मान लीजिए कोई भी फिजिकली चैलेंज या स्पेशल नीड्स के कोई एम्प्लॉइज या वर्कर्स हैं, तो हमें उनके लिए एक बडी यानी कि एक पर्सन हमने ये बता दिया कि ये आपका बडी है, यानी कि ये आपका ध्यान रखेगा इन टर्म्स ऑफ इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, या वैसे भी जरूरी कि इमरजेंसी में ध्यान रखना है, अदरवाइज भी। तो वो पर्सन की अपनी पर्सनल सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपने बडी का, यानी कि जिनको स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटीज हैं उनका ध्यान रखे। फॉर एग्जाम्पल कि देयर इज अ पर्सन ए विच इज नॉर्मल एंड देयर इज अ पर्सन बी विच इज अ स्पेशल नीड्स, तो A is the buddy of B. So A's responsibility is to take care of B during any emergency or any other situation. But buddy system मतलब ये नहीं है कि A जो है वो सिर्फ B का ही ध्यान रखेगा। अगर उसने B का ध्यान रख लिया और B को एक सही जगह पे ले आया and he has a chance to provide an assistant to C, तो उसने C का भी रखना है। ये नहीं कि सिर्फ बड़ी सिस्टम का मतलब है कि जो एक मुझे काम दिया बस मैं उसी का ध्यान रखूंगा और किसी और का ध्यान नहीं रखूंगा, ये पॉइंट नहीं होना चाहिए। फ्लोर प्लान्स विद इवैक्यूएशन रूट्स इन वर्क एरियाज। फ्लोर प्लान्स जो हैं वो बिल्कुल पेस्टेड होने चाहिए वर्क एरिया के अंदर कि इवैक्यूएशन रूट क्या होगा। जैसे कि जो ताज होटल पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो वहां पे उनके पास जो प्लान थे जो उन्होंने वॉल पे हैंग कर रखे थे, उसकी हेल्प कई टूरिस्ट ने, कई लोगों ने वहां पे ली जिससे वो बच पाए। I've seen in the movie, I don't know whether it is true or not, but yes, maybe. Periodic evacuation drill should be conducted. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ड्रिल जरूर करनी है। आपने जरूर देखा होगा कि आपके स्कूल में कई बार ऐसे ड्रिल्स हुई होंगी जिसमें आपको सडनली आपको क्लासरूम से नीचे फील्ड में या बाहर जाना है, सो दैट कि यू मस्ट बी ट्रेन्ड इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यू कैन रन इन द सेम वे, सेम पाथ, उसी रास्ते से, उसी तरीके से आपने जाना है। और इवन वहाँ पे टीचर्स को भी ड्यूटी दी जाती है कि इमरजेंसी होगी तो आपने भी यहाँ पे इस जगह पे रहना है, सो दैट कि आप असिस्ट कर सकें स्टूडेंट्स को कि किस तरह से मूव करना है। एंड स्कूल में तो हम टीचर्स और स्टूडेंट्स की बात करते हैं, लेकिन अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली एम्प्लॉइज और उनके टीम लीडर्स, इन सब की एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी बच जाती है कि एक दूसरे को बचाना। और इन चीज़ों को जब उनके टीम लीडर उनको इस बारे में बता रहे हैं कि इवैक्यूएशन पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं, तो उन्हें सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे उस इवैक्यूएशन पॉलिसी को नहीं सुनते हैं so that may cost lives. This is written over here. Negligence at this time may cost lives, right? Healthy living, जिससे हम बहुत दूर हैं जिससे हम बहुत बहुत दूर हैं।
हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड, अ वेरी पॉपुलर सेइंग, जरूर सुना होगा आपने ये, कि हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर हमारी बॉडी हेल्दी होगी तभी हमारा माइंड भी हेल्दी होगा। लेकिन हम क्या हैं, हम तो हेल्दी बॉडी नहीं रखते हैं, बिकॉज हम लोग पिज्ज़ा बर्गर ये खाने के लिए मना नहीं करूँगा, बट येस वी शुड हैव अ प्लान टू डू द थिंग्स, क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि कोरोना टाइम्स में लॉकडाउन में बहुत बुरी तरह से बैंड बजी है रूटीन की। कोई रूटीन, कोई शेड्यूल नहीं रहा है। You must be agree with this, at least students. So healthy lifestyle includes healthy eating habits, ये बहुत ज़रूरी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं सिर्फ इन जनरल सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ ये IT क्लास 10th के लिए सिलेबस के लिए याद रखना है, बट ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आपको अपने लाइफ के अंदर लानी चाहिए। दैट यू मस्ट डू सम फिजिकल एक्टिविटीज। स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके लिए हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया है, पूरा यूनिट था हमारा। हेल्दी माइंड साउंड स्लीप, देखिए सिंपल सी बात है कि इफ यू रिमेन हैप्पी और हेल्दी देन ओनली दैट फन यू कैन गिव टू अदर्स, क्योंकि इंसान क्या देता है, जो उसके पास होगा। अगर इंसान खुद दुखी है, खुद बीमार है, तो वो दूसरे को खुशी नहीं दे सकता, ये बात ध्यान रखिए। तो इसलिए जब आप दुखी होंगे तो आप किसी भी दुखी इंसान के पास अपना दुख बांटने नहीं जाएंगे, आप किसी हैप्पी इंसान जाएंगे कि यार उसके पास चलते हैं, चलो मूड ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए अपने को खुश रखें, इसलिए नहीं कि आप खुश रहेंगे तो दूसरा भी खुश रहेगा, तो इसलिए खुश रहें, ठीक है। सो अ हेल्थी लाइफस्टाइल टेक्स नीड प्रैक्टिस, कमिटमेंट, सिंसियर एफर्ट्स। किसी भी चीज़ के लिए आप सोच लीजिए, ये जरूरी नहीं कि मैं लाइफस्टाइल की बात करूं, बुक में लिखा है, बट मैं फिर भी टोटल इसके साथ एग्री हूं। लेकिन ये प्रैक्टिस, कमिटमेंट, सिंसियर एफर्ट्स हर एक के लिए चाहिए। अगर आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, सो डेफिनेटली आपको उसके लिए भी एक कमिटमेंट और एक सिंसियर एफर्ट्स चाहिए। इफ यू वांट टू टॉप the school, if you want a good marks in the school, if you want to win a race, in any case you have to be committed. Now activity, an organization can face some hazards that could put the lives of the employee already marked हैं। Hazards can be different types depending on the industry and the environment in which the employees work. Organization must have a designated assembly point for emergency, और यहाँ पे बेसिकली ये जो ब्लैंक है थर्ड वाला, यहाँ पे असेंबली पॉइंट भी आ सकता है, और यहाँ पे एक प्रॉपर इवैक्यूएशन पॉलिसीज भी आ सकती हैं। लिस्ट एनी 3 types of hazards, physical, chemical and biological are 3 types of hazard. Give a checklist for workstation to minimize the hazard. This already listed, आप खुद से एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे तो बहुत इजीली, यानी कि एक बार पढ़ने से और सुनने से ही समझ में आ जाएंगी चीजें, ये बहुत मुश्किल नहीं है। So anyway, I hope that you will understand this. If any point is not clear to you, you please write in the comment box so that I can take it in the next video. Thank you.